जीके से एक और उपयोगी क्लास। ये क्लास ऑल एग्ज़ाम स्पेशल है, सभी सरकारी नौकरियों के लिए ये उपयोगी क्लास है। देखिए, पहला सवाल है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अब हमको ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेपाल, भूटान और चीन ये भारत के किस हिस्से में पड़ते हैं। देखिए, सबसे पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात। ऊपर की तरफ जाओगे तो लेह पड़ता है। नीचे यहाँ नीचे की तरफ देखोगे मैप पे तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, उत्तर वाला पार्ट, यहीं पे चाइना, नेपाल, भूटान इत्यादि देश यही सीमा साझा करते हैं। तो इधर की तरफ देखिए, मेघालय जो जाता है, मेघालय लगभग बीच की कैटेगरी में आता है, पूर्वोत्तर राज्य में वो भी बीच में आता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में हो गया, इससे तीन देश लगते नहीं है। पश्चिम बंगाल से भी तीन देश नहीं लगते। एकमात्र इनमें से भारतीय राज्य सिक्किम है जिसकी सीमा तीन देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा होती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगल ट्रम है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन या रोमन वेस्की है। ये याद रखना। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, आप लोग जरा कमेंट करके बता दो। देखिए, सबसे पूर्वी राज्य पूछे भारत का तो वो है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश का भी सबसे पूर्वी जो शहर है वो है किबीथू। आपसे पूछे सबसे पश्चिमी राजा, मतलब सबसे पश्चिमी राज्य, तो वो है गुजरात, याद रखना। जिसका एक शहर है गौर माता, या आप कहेंगे एक बिंदु है गौर माता, जो कि सबसे पश्चिमी है। सबसे उत्तर में कौन है, तो वो है लेह, याद रखना। तमिलनाडु का शहर कौन सा है जो सबसे तमिलनाडु का शहर कौन सा है जो सबसे दक्षिण में पड़ता है, तो वो है कन्याकुमारी, जो कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी किनारा है। आपसे ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी किनारा कौन सा है, तो वो यहाँ पे पड़ता है ना, बंगाल की खाड़ी में। वो है अंडमान निकोबार, याद रखना, है ना। अंडमान निकोबार, जिसे हम लोग पिगमिलियन पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको पता भाई, जो विश्व का पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, 8848 जिसकी ऊंचाई है। यही आपसे पूछा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रखना आंसर जाएगा कंचनजंगा। इसकी जो ऊंचाई है 85-86 मीटर है, फुट में, याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, ये याद रखना। ये भी पूछ सकता है अगर आप लोगों से उसका एग्जामिनर का दिमाग खिसका तो। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी बोली जाती है? नवीनतम का मतलब समझ जाइए कि नई। हिमालय, सह्याद्री, अरावली या फिर सतपुड़ा। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जामिनर पूछ चुका है। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो नवीनतम बोली जाती है? आंसर जाएगा हिमालय, ऑप्शन ए के साथ। अगले सवाल पे आ जाइए भाई, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? एक राज्य में, जिसके ऑप्शन अरावली, अजंता, सतपुड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसके लिए सही आंसर जाएगा अजंता। अजंता, ये अजंता की गुफाएं आप लोगों को कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी? एमएच, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाओं का निर्माण पूछे तो याद रखना गुप्त शासकों ने करवाया था, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। सवाल नंबर 5, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा इसका गुरु शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन का देखिए मतलब होता है पुराना। तो सबसे पुराना पर्वत आप लोग इनमें से छांटिए कौन सा है? विंध्यन, हिमालय, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो सही आंसर जाएगा दोस्त इसका अरावली के साथ। अरावली पर्वतमाला बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है। अरावली पर्वतमाला, ये भारत की राज्य का नाम है राजस्थान, है ना, राजस्थान, वहीं पे फैला हुआ है अरावली पर्वत, याद रखना।
आगे अगले सवाल पे आ जाइए। तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान। तो तुजू दर्रा, देखिए जो तुजू दर्रा आप लोग देखने जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल यहाँ की तरफ पड़ेगा, यहाँ की तरफ। तो तुजू दर्रा जो है वो किस देश के साथ जोड़ता है, किस देश से जोड़ता है भारत को? म्यांमार। जिसकी राजधानी कौन सी है बताइए? रंगून, वर्मा या नई पेईताब? तो देखिए पहले इसकी राजधानी रंगून वर्मा थी, लेकिन अब इसकी राजधानी नई पेईताब है। याद रखना ये चीज, ठीक है। और ये पूर्व दिशा की ओर सीमा साझा करता है भारत से। देखिए मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, भारत से कुल मिला के 9 देशों की सीमा साझा होती है, ठीक है ना। जिसमें दो जो देश हैं वो है समुद्री सीमा साझा करने वाले, और जो 7 कंट्री है ऐसे हैं जिनकी स्थल सीमा भारत के साथ लगती है, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक है ना, नेपाल है, भूटान है, चाइना है ना। ऐसी समुद्री सीमा में अगर हम देखें तो मालदीव आ जाएगा, दूसरा चीज़ श्रीलंका आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, याद रखना। तो तुजू दर्रा भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है दोस्त। आगे मैं बढ़ता हूँ। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह नदी यानी कि आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है भारत की, ये पूछ रहा है, जो कि 25-25 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। याद रखना नदी का नाम है गंगा, और जो गंगा नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है उत्तराखंड की तरफ। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। गंगा नदी अ, हरिद्वार के समीप मैदान में प्रवेश करती है, और इसी से याद रखना पटना एकमात्र ऐसी राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे पे लगी हुई है। आप अगर जाओगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा ये नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं, और प्रयाग हमारे यूपी का एक शहर भी है इलाहाबाद, जहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ है वर्तमान में। तो प्रयाग किसे कहते हैं? नदियों के संगम को। याद रखना गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम था, लेकिन सरस्वती विलुप्ति की कगार पे है पूरी तरीके से। तो हम संगम में केवल यमुना और गंगा को ही वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना प्रयाग इलाहाबाद में, भारत की सबसे बड़ी वहाँ नदी गंगा है। अगला सवाल, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो नर्मदा ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना, और इसका अधिकांश भाग एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में बहता है। उत्तर ए ऑप्शन ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्त, याद रखना। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, इंदौर जो कि स्वच्छता के मामले में भारत में सर्वोच्च है। याद रखना, बार बार आपसे अगर ये पूछे कि भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन सा है, तो वहाँ आंसर इंदौर हो जाता है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए भाई। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो कौन सी नदी है ऐसी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो सही आंसर जाएगा सतलज। ये नदी मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने बताया था आप लोगों को, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से आईटीबीपी का एरिया आ गया है ना, तिब्बत वाला आ गया, तिब्बत यानी कि चाइना बॉर्डर ये वाला, तो ये वहां से निकलती है सतलज। याद रखना ऑप्शन सी ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए भाई। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? अगर आप लोग को पता है तो बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। पुष्कर, लोकटक, भूलर या डल झील? तो देखिए मीठे जल की झील पूछी है ना, तो याद रखना वो झील है वूलर झील। ये वूलर झील है कहाँ पे दोस्त? याद रखना जे एंड के राज्य नहीं है, यूटी है, संघ शासित प्रदेश है। कब से संघ शासित प्रदेश है? 2019 31 अक्टूबर 2019 को जे एंड के, पहले जो कि भारत का राज्य हुआ करता था है ना, उसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ा। एक का नाम रखा जे एंड के, जम्मू कश्मीर, जम्मू रखा एक का नाम, और जिसकी राजधानी को कश्मीर बनाया गया। एक बनाया गया लेह, जिसकी राजधानी को लद्दाख रखा गया। तो अब ये जो है हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा शासन करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि धारा 370 हटा दिए गए, वही मैटर है दोस्त ये। तो मीठे जल की झील जो है वो है वूलर झील। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, जो कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कही जाती है, यहाँ की तरफ पड़ती है ये। तो ये लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मैंने आप लोगों को बताया था, मणि अर्थात पैसे पे सभी लोग या लोग टकटकी लगा कर देखते हैं, तो लोकटक झील मणिपुर में है दोस्त, याद रखना, ये चीज भी आपसे पूछ सकता है। और ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील है, याद रखो ये भी। आगे, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस जगह स्थित है? अभी बताया है मैंने कि भाई वूलर झील किस जगह है, जो कि ताजे जल की झील है। तो सही आंसर जाएगा आपका J&K, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते भाई, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? देखिए, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। लैगून झील कौन सी है? मानसरोवर, चिल्का, पुलिकट या डल झील? तो सही आंसर जाएगा आपका लैगून झील है इनमें से चिल्का झील। जो चिल्का झील है दोस्त, वो उड़ीसा राज्य में है, चील उड़ी, तो उड़ीसा से याद रखना। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, ये भी याद रखना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 15 की तरफ। भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है? फुल्लर झील किस राज्य में है? उत्तराखंड, बिहार, MP या फिर उत्तर प्रदेश? अगर फुल्लर झील आप लोगों से पूछा है ना, तो वहां पे आंसर आपका जाएगा यूपी में है फुल्लर झील, पीलीभीत जनपद में है, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है ना। फुल्लर झील और गोमती नदी का लगभग उद्गम यहीं से हुआ है, फुल्लर झील से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सबसे पहले किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था? तो सही आंसर इसके लिए जाएगा, वो जाएगा दामोदर नदी के साथ, ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है ना। तो भाई दामाद जी आए, है ना, दामाद जी आए, जाना पाप पहाड़ी से निकली हुई है, ये याद रखो ये चीज भी। आगे, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पे कब सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्त? याद रखना, अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कोरोमंडल तट पे। आगे बढ़ते भाई, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो देखिए, वो इनमें से है मानसिंहराम, मेघालय में है मानसिंहराम, है ना, मेघालय, जिसकी राजधानी कहाँ पे दोस्तों? शिलांग है, याद रखना। मेघालय मेघों का घर बोला जाता है, और वहीं पे एक शहर है मानसिंहराम, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में। सवाल नंबर 19, भारत पाक, है ना, बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना मैंने बताया कि किस नदी पर है, आप लोग जो को जब मैप पे पढ़ाया था, तो ये चिनाब नदी में है ना, याद रखना, चिनाब। चुनाव में हार जाएगी पगली, बगली बगली हार, पगली हार, पगली हार जाएगी, क्यों टक्कर ले रही है चुनाव में, ऐसे याद रख लेना। सवाल नंबर 20, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट कर लेना, जाड़े के मौसम में, है ना, याद रखना, नींद उड़ जाती है जाड़े के मौसम में, तो उड़ीसा। जाड़े के मौसम में भी वर्षा होगी तो नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, तो उड़ीसा राज्य है दोस्त। आगे बढ़ता हूँ, सवाल नंबर 21, मानचित्र पर दूरियां नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर जाएगा आपसी सोपीटर का यूज करते हैं दोस्त, आपसी सोपीटर, ठीक है ना, आपस में कहेंगे आपसी सोपीटर, पीटेंगे आपस में जब दूरी नापेंगे तो। अगला सवाल, वायु में अपेक्षित आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, कि भाई वायु में, हवा में कितनी नमी चल रही है, इसका मापन हेतु कौन सा उपकरण होता है? तो किससे हम लोग नमी नापते हैं? तो याद रखना, इसका नाम है मतलब हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ। बैरोग्राफ से दाब माप लेते हैं दोस्त, याद रखना। तो हाईग्रो, है ना, हाइग्रोग्राफ है, जो कि ये गलत लिखा हुआ, हाइड्रोग्राफ लिखा हुआ, ये वाला ठीक है, हाइग्रोग्राफ ऑप्शन ए में लिखा हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 23 देखिए, सवाना प्रकार की जो घास है भूमि, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये कहाँ पे मिलती है सवाना घास भूमि? तो याद रखना, ये मिलती है उत्तरी मध्य अफ्रीका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना प्रकार की जो घास है वो पाई जाती है। मैंने आप लोगों को घास के मैदान याद कराए, उसमें ये ऑलरेडी शामिल है। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व को 12, है ना, 12 प्राकृतिक जोनों में डिवाइड किया गया है। एक और लाइन याद रख लेना, ये
सवाल नंबर 25 देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? सवाल नंबर 25। तो याद रखना, आलस्य का जो प्रदेश कहा जाता है वो विषुवतीय प्रदेश को कहा जाता है। एक और उपयोगी सवाल, वैसे तो सवाल सारे ही उपयोगी हैं इसमें। सवाल नंबर 26, कांगो घाटी को किस प्रकार की जलवायु, है ना, या कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन सी ठीक है दोस्त। सवाल नंबर 27 देख लो भाई, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? भाई कब होती है विषुवतीय प्रदेश में? ये सालों भर वर्षा होती है वहां पे, ठीक है ना, सालों भर लगातार वर्षा होती रहती है भाई, सालों भर, याद रखो। आगे, सेलवा वन कहाँ पे मिलते हैं? एक और उपयोगी सवाल, जो सेलवा वन है ये विषुवतीय प्रदेशों में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सालों भर वर्षा होती रहती है। अगला सवाल है, विषुवतीय प्रदेश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सवाल नंबर 29, तो विषुवतीय प्रदेश को किस और नाम से जाना जाता है? क्षीण कारक प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विख्यात है? एक तो फल तथा शराब निर्माण के लिए कौन सा विख्यात है? सही आंसर है इसका भूमध्य सागरीय, है ना, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जो कि फल तथा शराब के लिए विख्यात है दोस्त। आगे बढ़ते भाई, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है, सबसे ज्यादा उत्पादक भी है, सबसे ज्यादा उपभोग भी उस चीज का, यानी कि इस्तेमाल भी उस चीज का करता है। चावल, दाल, तिलहन या चाय? तो सही आंसर जाएगा चाय का, ऑप्शन डी। चाय का उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा चाय होती है वहां पे, याद रखना भाई ये। असम में भी हो जाती है चाय। आगे, नकदी फसल में कौन सा शामिल नहीं है? नकदी फसल, गन्ना, गेहूं, जूट या कपास? तो देखिए, गन्ना तो नकदी फसल में शामिल है, जूट भी है, कपास भी है, गेहूं ही नहीं है, क्योंकि गेहूं रबी की फसल में शामिल है। रबी की फसल गेहूं, जौ, सरसों, है ना, याद रखना ये चीज। और धान इत्यादि ये खरीफ की फसल में हो गए, धान, ज्वार, मक्का, ठीक है। अगला सवाल, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है दोस्त? मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो याद रखना ये प्राथमिक क्रिया है आर्थिक तौर पे। आगे बढ़िए, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? ठीक है ना, बताइए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट, विटीकल्चर अंगूर, मत्स्य पालन फिर क्या कहलाएगा भाई? पीसी कल्चर कहलाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना, याद रखना। 34 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति मैंने बताया था आपको, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। 36, एक लिखा हुआ है, प्लैंकटन क्या है? ये जो प्लैंकटन है ये क्या है दोस्त, जरा बताइए। ये समुद्री मछलियों का भोजन है, जिसे हम प्लैंकटन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, हेरिंग पॉन्ड के नाम से किससे जाना जाता है? हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। ऑप्शन सी कर देना इसके लिए, हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर को। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन सा है इनमें से? वो है सोना, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? आणविक खनिज कौन सा है इसमें से? वो है मॉलिब्डेनम, है ना, मॉलिब्डेनम। अगला सवाल देखिए, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र कौन सा है? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क, है ना, तो सही आंसर है वो उत्खनन केंद्र है पिलबारा। और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, भारत में कुल कितने जिले हैं? तो भारत में कुल मिलाकर जिलों की संख्या 797 है वर्तमान की दृष्टि से, ठीक है दोस्त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।